कहानी का नाम वापसी, कोठी नंबर 43। प्रस्तावना साल 1988। उत्तराखंड के एक छोटे पहाड़ी कस्बे लैंसडाउन में एक पुरानी कोठी है, कोठी नंबर 43। अंग्रेजों के जमाने की बनी ये कोठी अब वीरान और सुनसान पड़ी है। लोग कहते हैं वहां कुछ लौट आया है, कुछ जो कभी गया ही नहीं था। मुख्य पात्र नीलिमा सेन, एक 32 वर्षीय इतिहास की प्रोफेसर जिसने हाल ही में दिल्ली से लैंसडाउन ट्रांसफर लिया है। दयाराम, कोठी का पुराना चौकीदार जो अब बूढ़ा हो चला है लेकिन वहां से गया नहीं। कोठी नंबर 43 एक किरदार की तरह जीवित और जागृत। भाग 1, आगमन। नीलिमा ने जब कोठी नंबर 43 में रहने का फैसला लिया तो लोगों ने मना किया। कहा, मैडम, वहां रात में कोई रोता है, बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन कोठी में कोई बच्चा नहीं रहता। नीलिमा को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने हंसते हुए कहा, मैं इतिहास पढ़ाती हूँ, भूत नहीं। कोठी सुंदर थी, ऊंची छतें, लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। मगर पहले ही दिन से कुछ न कुछ अजीब होने लगा। रात के 2 बजे बाथरूम का शॉवर अपने आप चालू हो गया। फर्श पर गीली बच्चों के पैरों की छापें थीं, जबकि कोई बच्चा वहां नहीं था। भाग 2, पुराना सच। दयाराम ने बताया कि यह कोठी पहले कैप्टन रॉबर्ट एस्टन की थी, एक अंग्रेज जो 1857 की बगावत के दौरान यहीं मारा गया था। उसकी पत्नी एलिजाबेथ और 2 जुड़वां बच्चे भी यहीं रहते थे। कहते हैं एक रात एस्टन ने अपनी पत्नी और बच्चों को खुद मार डाला और फिर खुद को गोली मार ली। दयाराम बुदबुदाया, उनकी आत्माएं कोठी छोड़कर कभी गई ही नहीं। भाग 3, अनुभव। नीलिमा ने सपना देखा। एक औरत सफेद गाउन में खिड़की से नीचे कूद रही थी। सुबह जब वह जागी तो उसकी हथेली पर किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा था, गेट आउट। उसने दीवारों पर बच्चों के हाथों से बनी स्केच देखी। एक तस्वीर में 3 लोग फांसी पर लटक रहे थे और नीचे लिखा था, वी आर स्टिल हियर। भाग 4, कोठी का रहस्य। नीलिमा ने स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर कोठी के इतिहास की फाइलें निकाली। रॉबर्ट एस्टन पर हत्या का आरोप कभी साबित नहीं हुआ था। कुछ कहते हैं उसने परिवार नहीं मारा, कुछ और था वहां। नीलिमा ने फिर से सपना देखा। इस बार एलिजाबेथ ने उसे देखा और कहा, वो रॉबर्ट नहीं था, वो कुछ बन गया था, एक परछाई जो अब भी कोठी में है। भाग 5, शून्य रात्रि। उस रात बिजली चली गई, कोठी अंधेरे में डूबी रही। नीलिमा ने एक हल्की सी आवाज सुनी, नीलिमा। ये किसी बच्चे की आवाज थी। वो हॉल में गई, वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, पूरी तरह काला, आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे। बच्चा बोला, अब तुम भी यहीं रहो। कमरे की घड़ी उल्टा चलने लगी, पेंटिंग्स की आंखें हिलने लगीं, दीवारें खून से लथपथ होने लगीं। नीलिमा चीखी, मगर आवाज कहीं गुम हो गई। भाग 6, मोक्ष या बंदी गृह। दयाराम ने अगली सुबह उसे बेहोश पाया। नीलिमा को अस्पताल ले जाया गया। वह अब कुछ नहीं बोलती थी, बस दीवार की तरफ देखती और बड़बड़ाती। स्थान, देहरादून का एक मानसिक अस्पताल। समय, कहानी के 3 महीने बाद नीलिमा अब भी अस्पताल में भर्ती है। वह बोलती नहीं, लेकिन रोज एक ही शब्द दोहराती है, 43। वो देख रहा है। एक नई रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट डॉ. निहारिका घोष उसकी केस स्टडी करने आती है। निहारिका को सब अजीब लगता है, लेकिन वो नीलिमा की पुरानी डायरी पढ़ती है और उसमें कुछ ऐसा मिलता है जो कभी पुलिस को नहीं मिला था। अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो कोठी को जलाना मत, वो आग से नहीं मरता, सिर्फ उसके नाम से उसे बंद किया जा सकता है, पर कोई उसका नाम नहीं जानता। भाग 8, निहारिका की यात्रा। निहारिका लैंसडाउन जाती है। कोठी अब सरकारी कब्जे में है, लेकिन बंद पड़ी है। जैसे ही वह कोठी के अंदर कदम रखती है, एक पुराना रेडियो अपने आप बजने लगता है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। कमरे में ठंडी हवा बहने लगती है। दीवार पर लिखा है, वेलकम बैक। भाग 9, छाया का नाम। निहारिका को गांव के एक बुजुर्ग पुजारी से पता चलता है कि वो परछाई दरअसल एक ब्रिटिश तांत्रिक जेम्स रैवन की आत्मा है, जो भारत आया था और उसने अमरता के लिए मासूमों की बलि दी थी। उसका असली नाम था रेवनक्लिफ। रेवनक्लिफ नाम सुनते ही कोठी की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं
और निहारिका की आंखों के सामने खून से लिखा आता है, तुमने उसका नाम लिया, अब तुम नहीं जा सकती। भाग 10। बलिदान या मोक्ष। नीलिमा को झटका लगता है और पहली बार होश आता है। वो निहारिका को देखने लगती है, जैसे वह जानती हो कि वह कोठी में है। वह चीखती है, भागो। उसका नाम लेने से वो जुड़ जाता है, अब वो तुम्हारे पीछे है। कोठी में निहारिका का सामना रेवेना क्लिफ की आत्मा से होता है, एक अंधेरे साए से जो दीवारों से निकलता है, जमीन पर रेंगता है और कानों में बच्चों की हंसी सुनाई देती है।